Subscribe and press the bell icon so you never miss an update from PrepLadder. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेपलैडर्स। डेली डोज ऑफ करंट अफेयर्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज है 19 अप्रैल और हम फिर से लेकर आए हैं 4 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। बने रहिए। आज का पहला टॉपिक रहेगा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। ये एजेंसी काफ़ी न्यूज़ में रहती है। हमने देखा है कि अक्सर रूलिंग पॉलिटिकल पार्टीज किसी और अपोजिशन पार्टी या एक्टिविस्ट या किसी भी हाई लेवल पर्सनालिटीज़ के अगेंस्ट ईडी को यूज़ कर रही है। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है क्या, इसके फंक्शंस क्या है, ये किस एक्ट के अंदर बनाई गई है, ये सारी डिटेल्स हम अभी देखेंगे। सेकेंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास पार बॉइल्ड राइस। पार बॉइल्ड राइस क्या होता है, ये भी करेंटली न्यूज़ में रहा है और ये प्रीलिम्स से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। थर्ड टॉपिक हमारे पास रहेगा इंटरस्टेट रिवर। एवरग्रीन टॉपिक है। इंडिपेंडेंस से लेकर अभी तक कंटिन्यू स्टेट्स के बीच में अलग अलग रिवर्स को लेकर, इनकी वाटर शेयरिंग को लेकर डिस्प्यूट्स चलते रहते हैं। तो ये डिस्प्यूट क्यों होते हैं, इसके रीजंस क्या है और इन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने का क्या मैकेनिज्म है, ये सारी डिटेल्स हम अभी कुछ देर में देखेंगे। और आज का लास्ट टॉपिक हमारे पास है नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी। ये भी प्रीलिम से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये रिपोर्ट किसने दी है, उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या स्टेटस है, ये सारी डिटेल्स हम देखते हैं। तो चलिए आज का पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इस बॉडी को या इस इंस्टीट्यूशन को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या है और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट चूँकि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है तो ये किस एक्ट में आती है। मनी लॉन्ड्रिंग, लॉन्ड्रिंग यानी धोना, वॉश करना। तो मनी लॉन्ड्रिंग यही चीज़ है कि जो ब्लैक मनी है, जो इलीगल मनी है, इसको लीगल वेज में कन्वर्ट करके इसे लीगल बनाने के लिए जो प्रोसेस यूज़ किया जाता है, जो रास्ता यूज़ किया जाता है, उसे मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग में अक्सर सेफ हेवन्स का यूज़ किया जाता है, जैसे मॉरिशस हो गया, दुबई हो गया, या कुछ ऐसे आइलैंड कंट्रीज या ऐसे प्लेसेस हैं जहां से टैक्सेशन अवॉइडेंस या लीगल नेटवर्क का अवॉइडेंस किया जा सकता है। इन सेफ हेवन्स के थ्रू से राउंड ट्रिपिंग करके या फिर स्मगलिंग, हवाला, इस तरह के मेथड्स यूज़ करके जो इलीगल या ब्लैक मनी है, जो क्रिमिनल एक्ट्स के थ्रू से कमाया गया है, उसकी वाइट वॉशिंग की जाती है। इसे हम मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग की पूरी साइकिल को समझने के लिए ये सामने आपके पिक्चर दी हुई है, इसको हम अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले जो स्टेप होता है वो होता है कलेक्शन ऑफ डर्टी मनी। ये किसी भी किस्म का इलीगल मनी हो सकता है या ब्लैक मनी हो सकता है जिस पर टैक्स नहीं दिया गया है। ये कलेक्शन ऑफ मनी जिस पहली स्टेज से गुजरता है उसे हम कहते हैं प्लेसमेंट। प्लेसमेंट में एक्चुअली होता क्या है, डर्टी मनी इंटीग्रेट्स इनटू फाइनेंशियल सिस्टम। ये जो ब्लैक मनी या डर्टी मनी कलेक्ट हुआ है, इसको किसी तरीके से फाइनेंशियल सिस्टम में इंटीग्रेट किया जाता है। ये हो सकता है फॉरेन बैंक्स के थ्रू से या बिजनेसेस के थ्रू से, या फिर इसे छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके लोकल लेवल के किसी बिजनेस के थ्रू से इसे फाइनेंशियल सिस्टम में इंटीग्रेट किया जाता है। प्लेसमेंट के बाद सेकेंड स्टेप आती है लेयरिंग। लेयरिंग में क्या करते हैं, लेयरिंग में जो डर्टी मनी हमने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में या फाइनेंशियल सिस्टम में इंटीग्रेट किया था, उसे अब हम किसी कंपनी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे आपने पनामा पेपर्स वगैरह जो स्कैम्स हुए हैं उसके बारे में सुना ही होगा। तो इनमें शेल कंपनीज होती है, यानी ऐसी कंपनीज जो पेपर पे एग्जिस्ट करती है लेकिन रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती है। इन कंपनीज के अकाउंट में या फिर ओवरसीज कंपनीज के अकाउंट में इस मनी को ट्रांसफ़र किया जाता है। अब ये जो कंपनी एक्स है जिसके अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र किया गया है, इसके थ्रू से, जो कि एक ओवरसीज बैंक भी हो सकती है, इसके थ्रू से किसी और कंपनी को मनी लोन दिया जाता है। ये सारा काम पेपर पे चलता है ताकि रिकॉर्ड बनाया जा सके। अब कंपनी वाई ने ये जो लोन लिया है कंपनी एक्स से, वो इसी कंपनी को एक फॉल्स इनवॉइस के थ्रू से पेमेंट करती है। तो दिखाया ऐसे जाता है कि कंपनी एक्स ने कंपनी वाई को कुछ लोन दिया है और कंपनी वाई ने कंपनी एक्स से कुछ सर्विसेज या प्रोडक्ट्स लिए हैं और उसके लिए वो पेमेंट कर रही है। इस तरीके से कंपनीज को यूज़ करते हुए जो ब्लैक मनी है, जो डर्टी मनी है, उसकी वाइट वॉशिंग की जाती है। अक्सर ये भी होता है कि जो बड़ी जायंट कंपनीज हैं, इसी की सब्सिडियरी छोटी छोटी कंपनीज में राउंड ट्रिपिंग करके मनी को वाइट वॉश किया जाता है।
थर्ड स्टेज आती है इंटीग्रेशन। अब ये जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्री प्रूफ तैयार कर लिया, जो सिस्टमैटिक इंफॉर्मेशन तैयार कर लिया कि हमारा मनी वाइट मनी है या लीगल मनी है, उसे इंटीग्रेट किया जाता है बाय परचेजिंग लग्जरी एसेट्स, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट्स। इन्हें इन्वेस्टमेंट करके, राउंड ट्रिपिंग करके, जैसे मनी पहुंचा दिया मॉरिशस, मॉरिशस के कुछ कंपनीज के थ्रू से इसको फाइनेंशियल सिस्टम में इंटीग्रेट कर दिया, अब मॉरिशस से इन्वेस्टमेंट आता है इंडिया में। तो ये हमारी थर्ड स्टेज हो जाती है, इंटीग्रेशन ऑफ दैट वाइट वॉश्ड मनी। तो बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग की 3 स्टेजेस होती है। सबसे पहला है प्लेसमेंट, सेकेंड है लेयरिंग और थर्ड है इंटीग्रेशन। ओके, इसी में हम आगे देखते हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, PMLA। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, PMLA 2002। देखिए, ये एक्ट किसी भी दूसरे एक्ट की तरह इसके अलग अलग कंपोनेंट्स है, अलग अलग पार्ट्स है, जिसमें सबसे पहले तो डेफिनेशन आ जाती है कि मनी लॉन्ड्रिंग है क्या। इसमें टेक्निकल डेफिनेशन है जो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे आ जाते हैं ऑफेंसेस कि कौन कौन से ऑफेंसेस पनिशेबल ऑफेंसेस है अंडर मनी लॉन्ड्रिंग। फिर आती है पनिशमेंट्स, आ जाती है। इसके अलावा एजेंसीज, मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल करने के लिए, नेटवर्क को ट्रांसपेरेंट रखने के लिए, इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेशन के लिए अलग अलग एजेंसीज काम करती है। तो ये एजेंसीज कौन सी रहेगी, ये भी PMLA एक्ट में मेंशन्ड है। तो बेसिकली अगर आप प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 देखते हैं तो आपको 2 एजेंसीज दिखाई देगी, जिनमें से एक है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट और दूसरा है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया। फाइनेंशियल डायरेक्टोरेट ये काफ़ी न्यूज़ में होता है, जहाँ कहीं भी 1 करोड़ से ज़्यादा मनी का स्कैम इन्वॉल्व हो या पॉसिबिलिटी ऑफ स्कैम हो या मनी लॉन्ड्रिंग का डाउट हो, यहाँ पर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकती है। दूसरा जो इंस्टीट्यूशन है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया, ये बेसिकली इंफॉर्मेशन हैंडलिंग का काम करता है। इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन हैंडलिंग, इंटेलिजेंस जमा करना है, प्रोसेस करना है, ऑब्जर्वेशन करना है या इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ में शेयर करना है या किसी प्लेटफॉर्म का पार्ट बनाना है, ये सारे डिसीजन लेती है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये 2 इंस्टीट्यूशंस आप याद रखेंगे, दोनों ही स्टैट्यूटरी बॉडीज है अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। तो यहाँ हमारा मनी लॉन्ड्रिंग एंड एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ये टॉपिक खत्म होता है। हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। पार बॉइल्ड राइस या चावल अभी न्यूज़ में रहा है। रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना डिसीजन अनाउंस किया है कि अब ये पार बॉइल्ड राइस को प्रोक्योर नहीं करेगी या किसानों से नहीं बाय करेगी, या इसकी अमाउंट उन्होंने कम कर दी है, डिमांड एंड सप्लाई का रीज़न साइड करके। तो ये जो पार बॉइल्ड राइस है ये एक्चुअली तेलंगाना में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है। तेलंगाना स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट के इस डिसीजन के अगेंस्ट अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर की है। तो हम पीटी के पर्सपेक्टिव से समझते हैं कि पार बॉइल्ड राइस होता क्या है। पार बॉइल्ड राइस एक्चुअली फाइनल प्रोसेसिंग से पहले, फाइनल मार्केट में आने से पहले राइस को 3 से 8 घंटे के लिए भिगोया जाता है और भिगोने के बाद इसे स्टीम किया जाता है और फिर दोबारा सुखाया जाता है। ऐसा करने से इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, ये इजीली टूटता नहीं है, इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाती है, और इसके अलावा ऐसे राइस को फंगस या इंसेक्ट्स का अटैक से बचाया जा सकता है। इन सभी बेनिफिट्स की वजह से बहुत सारे स्टेट्स पार बॉइल्ड राइस का प्रोडक्शन करते हैं। ये राइस नॉर्मल राइस ही होता है, सिर्फ इसकी प्रोसेसिंग अलग होती है। इसके बेनिफिट्स क्या है ये हमने देख लिया कि इसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ती है और फंगस या इंसेक्ट वगैरह के अटैक से इसे बचाया जा सकता है। ठीक है, तो पीटी पर्सपेक्टिव से आप याद रखेंगे कि पार बॉइल्ड राइस है क्या। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स हमेशा से चलते आए हैं। हमारे यहाँ ऑलमोस्ट हर सेकेंड स्टेट इस डिस्प्यूट में इन्वॉल्व है। कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं जो इस मैप में दिखाई दे रहे हैं। रावी एंड ब्यास, इसमें कौन कौन से स्टेट्स कंसर्न है?
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। रिवर्स भी देखिए, ये इंडस की जो ट्रिब्यूटरीज हैं इनमें चल रहा है, रावी एंड ब्यास। इसी तरीके से नर्मदा है, नर्मदा में एमपी, महाराष्ट्र, ये सभी स्टेट्स इन्वॉल्व रहेंगे। मंडेल और मांडोवी है, या महादाई भी कहते हैं ऐसे, इसमें गोवा, कर्नाटका, महाराष्ट्र है। ऐसे ही कृष्णा रिवर का भी इशू चल रहा है, जिसमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका है। गोदावरी, इसमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, ये सभी स्टेट्स हैं। पेरियार, गोदावरी में फिर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश का एक अलग से डिस्प्यूट भी है, और वंशाधारा। ऐसे बहुत सारे स्टेट्स का आपस में इशू चल रहा है। रिसेंटली कावेरी इशू भी न्यूज़ में रहा है। तो इन सभी डिस्प्यूट्स के रीज़न क्या है, ये क्यों होते हैं और इसे कैसे रिजॉल्व किया जाता है, इसकी डिटेल्स हम आगे देखते हैं। वाई इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट्स क्यों होते हैं? इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट्स बेसिकली हिस्टोरिकल रीजंस भी है, जोग्राफिकल रीजंस भी है, और क्लाइमेटिक या एनवायरमेंटल रीजंस भी है। हिस्टोरिकल अगर हम बात करें, ऐसा कहा जाता है कि स्टेट का जो डिवीजन हुआ था वो रिसोर्सेज को लेकर इरेशनल डिवीजन हुआ था, और वही डिस्प्यूट्स जो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट 1956 से चले आ रहे हैं वो अभी भी कंटिन्यू है। जोग्राफिकली अगर देखें हम, हमारी जो पेनिनसुलर रिवर्स है, आप देखेंगे कि ज़्यादातर डिस्प्यूट्स पेनिनसुलर एरिया में है। तो ये जो रिवर्स है ये पेरिनियल रिवर्स नहीं है, ये सीजनल रिवर्स है, यानी इनमें ऑलरेडी पानी कम होता है। जबकि हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसमें मोर देन 58% लोग ऐसे हैं जिनका डायरेक्टली लाइवलीहुड डिपेंड करता है एग्रीकल्चर पर। तो इन दोनों फैक्ट्स को अगर आप कंबाइन करते हैं कि डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, तो ये डिस्प्यूट्स होना लाजमी है। इसके अलावा जो एनवायरमेंटल रीज़न है वो है क्लाइमेट चेंज। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, रिवर्स हमारी ड्राई होती जा रही है। एग्रीकल्चर में हमारी अनसाइंटिफिक प्रैक्टिसेस है, जैसे ड्राई लैंड में हम शुगर केन उगाते हैं जिसको पानी ज़्यादा लगता है। ऐसे ही टू मच ऑफ कल्टीवेशन ऑफ राइस या पैडी कल्टीवेशन, बहुत ज़्यादा वाटर इंटेंसिव कल्टीवेशन होता है। तो ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से वाटर डिस्प्यूट राइज होते हैं। हाउ आर दे रिजॉल्व? इन डिस्प्यूट्स को हम रिजॉल्व कैसे करते हैं? तो इंडिपेंडेंस के बाद कुछ इनैक्टमेंट्स किए गए थे, जिसमें एक रिवर डिस्प्यूट एक्ट भी था और दूसरा रिवर बोर्ड एक्ट था। ऐसा बोर्ड कभी इनैक्ट हुआ ही नहीं, तो सेकेंड वाला एक्ट हमारे यूज़ में नहीं आता है। लेकिन जो फर्स्ट एक्ट है, इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट एक्ट, इसमें हमने ट्राइब्यूनल्स बनाकर रिवर डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने का एक मैकेनिज्म बनाने की कोशिश की है। इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट एक्ट, इसमें क्या होता है? इसमें ट्राइब्यूनल्स बनाए जाते हैं। जिन स्टेट्स के बीच में रिवर को लेकर डिस्प्यूट हो रहा है, उन स्टेट की डिमांड पर एक ट्राइब्यूनल कंस्टिट्यूट किया जाता है, और ये ट्राइब्यूनल सभी फैक्ट्स को ऑब्जर्व करके अपना जजमेंट देता है। सिस्टम बहुत अच्छा था, लेकिन इस सिस्टम की कुछ लैक्यूनास है, कुछ इश्यूज है, जिसकी वजह से ये इफेक्टिव नहीं रहा। जैसे फॉर एग्जांपल इनऑर्डिनेट डीलीज। ट्राइब्यूनल्स या रिवर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल्स बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं अपना जजमेंट देने के लिए। कुछ कुछ ट्राइब्यूनल्स ऐसे हैं जिनका जजमेंट 20-20 साल तक चलता आया है। जैसे कावेरी रिवर डिस्प्यूट। कावेरी रिवर डिस्प्यूट ने ऑलमोस्ट 20 ईयर्स से ज़्यादा का टाइम ले लिया है, और ये डिस्प्यूट अभी जजमेंट दे देने के बावजूद या अवार्ड दे देने के बावजूद भी चल रहा है। तो इसमें अगर हम इश्यूज की बात करें तो हमने पहला देख लिया है इनऑर्डिनेट डीलीज। दूसरा आ जाता है इशू एक्सपर्टीज का। ट्राइब्यूनल के जो मोस्ट ऑफ द मेंबर्स है दे कम फ्रॉम जुडिशरी। तो इसमें एक्सपर्ट ओपिनियन बहुत ही कम होता है या नहीं के बराबर होता है। तो एक्चुअली जो रिवर शेयरिंग है, जो वाटर शेयरिंग है, उसमें साइंटिफिक डेटा की ज़रूरत है, एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है, लेकिन हमारे ट्राइब्यूनल में एक्सपर्ट मेंबर बहुत कम होते हैं। हमने एक देख लिया है इनऑर्डिनेट डीलेज, दूसरा देखा है एक्सपर्टीज, तीसरा इशू है पॉलिटिसाइजेशन ऑफ वाटर। पॉलिटिसाइजेशन ऑफ वाटर, जैसे फॉर एग्जांपल सदर्न स्टेट्स में जो इशू चल रहा है, अभी आपने देखा होगा मेकादतु वाटर प्रोजेक्ट जो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में इशू चल रहा है। इट इज़ मोस्टली सेंटिमेंटल या पॉलिटिकल इशू। इसके पीछे कोई साइंटिफिक या रैशनल बैकिंग नहीं होती है। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे रिवर डिस्प्यूट्स हैं जिसको पॉलिटिकल एस्पेक्ट बना लिया गया है।
स्टेट्स अपना वोट बैंक कलेक्ट करने के लिए लोगों को इस तरह के टॉपिक्स पर भड़काती है और फिर वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। फिर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल के पास पहुँचता है, फिर ट्राइब्यूनल से ये सुप्रीम कोर्ट पहुँचता है और ऐसे ये लंबा इशू चलता रहता है। मेनली यहाँ पर यही 4 इश्यूज है। पहला है डिलेस, दूसरा है लैक ऑफ एक्सपर्टीज, तीसरा है लैक ऑफ साइंटिफिक डेटा, और चौथा है पॉलिटिसाइजेशन ऑफ रिवर वाटर्स। इन इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नया बिल इंट्रोड्यूस किया है, इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट अमेंडमेंट बिल 2019। ये अभी बिल ही के फॉर्म में है, इसने अभी फाइनल अपना एक्ट का ये लॉ का फॉर्म नहीं लिया है, लेकिन इसके कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिससे प्रीवियस बिल के जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल इस न्यू बिल में 2 इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स की बात की गई है जो डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेंगे। पहला रहेगा DRC, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी। जब भी डिस्प्यूट अराइज होगा तो ये एक कमेटी बनाई जाएगी जो 2 स्टेट्स के बीच में या जितने भी स्टेट्स इन्वॉल्व है इनके बीच में डिस्प्यूट को एमिकेबली रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जिसमें ये अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म का यूज करेंगे। अगर ये कमेटी अपने स्टिपुलेटेड लिमिटेड टाइम में अपना जजमेंट नहीं दे पाती है या इसका जजमेंट पार्टीज को एक्सेप्टेड नहीं होता है, तब नेक्स्ट स्टेज आती है ट्राइब्यूनल की। रिवर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल, इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल, ये एक परमानेंट ट्राइब्यूनल होगा। अभी जो करंटली हमारे पास मैकेनिज्म यूज होता है इसमें टेम्पररी ट्राइब्यूनल होता है। जैसे डिस्प्यूट अराइज हुआ वैसे ही ट्राइब्यूनल बनाया, वो ट्राइब्यूनल जजमेंट देता है और उसके बाद डिसॉल्व हो जाता है। जैसे कावेरी ट्राइब्यूनल या महादाई ट्राइब्यूनल, इस तरह से अलग अलग ट्राइब्यूनल्स बनते हैं। लेकिन जो हमारा नया बिल है वो परमानेंट ट्राइब्यूनल की बात कर रहा है। परमानेंट ट्राइब्यूनल यानी ये ट्राइब्यूनल हमेशा रहेगा, डिसॉल्व नहीं होगा और इसके रीजनल बेंचेस रहेंगे जिनके पास, जैसे हमारे रीजनल हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस होते हैं, जहाँ भी केस अराइज होता है हम वहाँ अप्रोच करते हैं और अपना कोर्ट केस की सुनवाई होती है, वैसे ही ट्राइब्यूनल परमानेंट रहेगा। इनके रीजनल बेंचेस रहेगी और इन बेंचेस में डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जाएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो इस एक्ट में बताई गई है वो टाइम लिमिट है। DRC, ट्राइब्यूनल और ट्राइब्यूनल का रिकंसिडरेशन, ये 3 स्टेजेस है जिसमें डिस्प्यूट का रेजोल्यूशन होगा और ये सभी स्टेजेस के लिए फिक्स टाइम ड्यूरेशन दिया गया है। ये जो DRC है या डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी है, इसका टाइम पीरियड दिया गया है कि इसे विद इन 1 ईयर अपना जजमेंट देना होगा, जिसे 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है, 1 + 6 months। ऐसे ही ट्राइब्यूनल का भी एक टाइम लिमिट है, इसे 2 साल के अंदर जजमेंट देना होगा और इसे फर्दर 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो टाइम लिमिट देने से क्या होगा, जो पहले 20-20 साल या 25-25 साल तक एक पर्टिकुलर डिस्प्यूट चल रहा था, अब वो बहुत जल्द लिमिटेड टाइम में रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट एस्पेक्ट जो इस बिल का है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है साइंटिफिक डेटा कलेक्शन। इस बिल में ये बताया गया है कि गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर एजेंसी या अथॉरिटी को ऑथराइज कर सकती है कि वो रिवर रिस्क से रिलेटेड और रिवर डिस्प्यूट से रिलेटेड साइंटिफिक डेटा का कलेक्शन करे। ऐसा करने से क्या होगा, जो अभी इश्यूज का पॉलिटिसाइजेशन हो जाता है या सेंटिमेंट बेस पर क्लेम्स किए जाते हैं, उनको अब साइंटिफिकली और रैशनली रिजॉल्व किया जाएगा। पर्टिकुलर स्टेट की कितनी रिक्वायरमेंट है, वाटर फ्लो कितना है, मॉनसून में कितना होता है, समर्स में कितना होता है, एग्रेरियन इकोनॉमी है या इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है, ये सभी एस्पेक्ट को कंसीडर करते हुए डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व किया जाएगा जो रैशनली और साइंटिफिकली होगा। तो यहाँ पर ये चारों ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमारे नए बिल के थ्रू से आ रहे हैं। ठीक है, अब वे फॉरवर्ड क्या है। ठीक है, नया बिल है, एक्ट अभी बना नहीं है। अच्छा ये होगा कि जितनी जल्दी से बनाया जाए उतना ज़्यादा ही हमारी कंट्री के लिए और स्टेट्स के लिए अच्छा होगा। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो अक्सर सभी लोग मिस कर जाते हैं, वो ये है कि हम अक्सर रिवर डिस्प्यूट को एक आइसोलेटेड इशू की तरह देखते हैं। जैसे रिवर डिस्प्यूट अपने आप में एक अकेला इशू है, हमें उसके पेरिफेरल चीज़ें देखनी चाहिए कि ये डिस्प्यूट्स होते क्यों हैं।
अगर हम पेरिफेरल इश्यूज को रिजॉल्व करेंगे तो डिस्प्यूट्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। जैसे अनसस्टेनेबल या अनसाइंटिफिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, मैंने आपको एग्जांपल दी थी शुगर कल्टीवेशन या पैडी कल्टीवेशन की। ऐसे ही हमारे पास जो इरिगेशन प्रैक्टिसेस है वो फ्लड इरिगेशन होता है, यानी पूरे खेत को एक साथ खुला पानी दे दिया जाता है जिसमें से मेजरली बह जाता है। ऐसे ही हमारे पास साइंटिफिकली क्रॉप्स की चॉइस नहीं की जाती है कि पर्टिकुलर सीजन या पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन, सॉइल की कंडीशन, इन सभी चीज़ों को देखते हुए कौन सी क्रॉप उगाई जाए जो कम पानी में ज़्यादा आउटपुट दे सके। तो ये सभी कुछ इश्यूज हैं, अगर हम इनको रिजॉल्व करेंगे तो वाटर की डिमांड ऑटोमेटिकली एग्रीकल्चर सेक्टर में कम हो जाएगी। ऐसे ही दूसरा इशू आता है रिसाइकलिंग ऑफ वाटर। हमारे पास बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ वाटर की रिसाइकलिंग की जाती है। तो रिसाइकलिंग या वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम्स को अगर हम इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर दोनों ही सेक्टर्स में इन्वॉल्व करते हैं तो वाटर जो एग्जिस्टिंग वाटर सप्लाई है या जो एग्जिस्टिंग वाटर स्टॉक्स है उसी का सस्टेनेबल रीयूज किया जा सकता है, जो अल्टीमेटली क्यूमुलेटिवली जाकर वाटर डिमांड्स को कम करेगा और वाटर डिस्प्यूट्स को कम करेगा। इसी तरीके से थर्ड आ जाता है हमारे पास अफॉरेस्टेशन या इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस। इसमें एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ये सभी चीज़ों को लेकर है कि वाटर हार्वेस्टिंग की जाए, ट्री प्लांटेशन किया जाए, ताकि हमारे पास जो मानसून वाटर है या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फ्लोइंग वाटर है या ऑलरेडी यूज़ किया हुआ वाटर है उसका सीपेज बढ़ाया जाए, उसको नेचुरली प्यूरिफाई किया जाए और रिसाइकलिंग के लिए यूजेबल बनाया जाए। तो सिर्फ वाटर डिस्प्यूट्स को एक आइसोलेटेड इशू ना देखा जाए बल्कि उसके जो पेरिफेरल इश्यूज हैं उनको भी रिजॉल्व करना होगा। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं आज के आखिरी टॉपिक की तरफ, नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी। नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी ये एक रिसेंटली रिलीज्ड रिपोर्ट है जिसे डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने रिलीज किया है। अब ये डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है इसको हम डिटेल में देखते हैं फॉर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। देखिए, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि इस तरह के इंस्टीट्यूशंस को जब भी आप देखते हैं तो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ज़रूर विजिट करनी चाहिए और इनका अबाउट अस पढ़ना चाहिए। तो अब हम आ गए हैं NASSCOM के इस वेब पेज पर जहां पर डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है। तो डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस्टेब्लिश की गई है बाय NASSCOM। इसकी ऑब्जेक्टिव्स है टू एंश्योर सेफ एंड सिक्योर साइबर स्पेस। और ये करता कैसे है? इट एंगेजेस विद गवर्नमेंट्स, देयर एजेंसीज, रेगुलेटर्स, इंडस्ट्री सेक्टर्स, इंडस्ट्री एसोसिएशंस एंड थिंक टैंक्स। ठीक है, ऐसे ही आपने अभी देखा डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में और इसे इस्टेब्लिश किया है NASSCOM ने। और NASSCOM क्या है ये भी हमने देखा है, ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स है स्पेसिफिकली रिलेटेड टू IT इंडस्ट्री या टेक्नोलॉजी। ठीक है, यहाँ हमारे चारों ही टॉपिक खत्म होते हैं। आज हमने 4 टॉपिक्स देखे हैं जिसमें सबसे पहला टॉपिक था एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट जिसमें हमने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और इससे रिलेटेड बॉडीज वगैरह देखी है। दूसरा हमारा था पार बॉइल्ड राइस। तीसरा टॉपिक हमने देखा है इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स और लास्ट टॉपिक हमने देखा है नेशनल डेटा सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी। इन चीज़ों को रिवाइज करिए, ये ज़रूर आपको एग्जाम में काम आएंगे। हमें खुशी है कि हम आज फिर आपके लिए एक एपिसोड लेकर आए हैं। आगे इसी तरह करंट अफेयर्स से अवेयर रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। थैंक यू।